नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीआरओ मेंस का टेस्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। निम्नांकित में से क्या शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? वात्स्ययनी संहिता, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। तो देखिए सर, ये जो वात्स्ययनी संहिता और शतपथ ब्राह्मण है, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से है ना। और जो आपका तैत्तरीय ब्राह्मण है, ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से है। और जो छांदोग्य उपनिषद है, ये सामवेद का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से कौन से वात्स्ययनी और शतपथ ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा C 3 और 4, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, निम्नांकित में से क्या सत्य है? सर्वप्रथम भारतीय शक, इंडो शक शासकों ने लेख वाले स्वर्ण सिक्के चलाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडो शक रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स। तो यहाँ पर इंडो शक की जगह अगर इंडो ग्रीक्स होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए। अब यहाँ पे सर्वाधिक की बात चल रहा है ना, तो अगर सर्वाधिक है तो गुप्ता पीरियड में। विम कैडफिशियस ने भारत में सोने के सिक्के चलाए। और आरंभिक पंचमार्क सिक्के हैं जो, ये अधिकतर तांबे के थे। नहीं सर, ये तांबे के नहीं हुआ करते थे, ये सिल्वर के थे, यानी चांदी के। तो इसमें सत्य पूछा है तो देखिए, ये विम कैडफिशियस है जो, इन्होंने भारत में सोने के, ये कुषाण शासक थे है ना, और इनके टाइम पे प्योरिटी फेमस है, प्योरिटी ऑफ कॉइन्स, शुद्धता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, विम कैडफिशियस ने भारत में सोने के सिक्के चलाए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इल्तुतमिश के संबंध में सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इल्तुतमिश? इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए, जिसमें टंका तांबे का सिक्का होता था और जीतल चांदी का सिक्का होता था। दूसरा स्टेटमेंट, उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। देखिए, ये जो टंका होता था, ये होता था आपका चांदी का सिक्का, सिल्वर का। और जो आपका जीतल होता था, ये काय का है? कॉपर का, तांबे का। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। और दूसरा स्टेटमेंट कि दिल्ली को राजधानी बनाया, ये एकदम सही। किसकी जगह पे? लाहौर के स्थान पर। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। व्हाट वाज रिटन ऑन द कॉइन ऑफ मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर क्या लिखा होता था? उसका नाम, देवी लक्ष्मी की आकृति। तो देखिए, मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलवाए थे, उसमें नाम और देवी लक्ष्मी की आकृति दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित है ना, ये तीनों जानबूझ के डाले गए क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है सिक्के वाले पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एक जगह पे तीनों मिल गए आपको, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कम हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर इज ट्रू? देखिए, women had a respectable position in the विजयनगर एरा सोसाइटी। विजयनगर युगीन समाज में ये जो स्त्रियों की स्थिति थी, वो काफी सम्मानजनक स्थिति मानी जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर देवदासियां मिली हैं जो कि मंदिर में देव पूजा करती थी। हियर देवदासीज was found who worshipped देव इन द टेम्पल्स। यहाँ सती प्रथा मौजूद थी, सती प्रैक्टिस वॉज प्रेजेंट हियर। चौथा, लिंगायत संप्रदाय की विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। विडो ऑफ लिंगायत सेक्ट्स वर बरीड अलाइव। तो देखिए, विजयनगर एम्पायर के बारे में ये सारे ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, और यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये सारे ऐसे फैक्ट्स देखने में लगते हैं कि अगर ये सही है तो ये कैसे होगा, लेकिन ये सारे फैक्ट्स सही हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द सजदा और पाबोस? सिजदा पाबोस जो प्रथा थी, वो किसने समाप्त की? ठीक है, अबॉलिश। और उसकी जगह पे चाहर तस्लीम, ये एक नई प्रथा थी, चाहर तस्लीम शुरू करवाई। कौन?
अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सिजदा पापोस तो आपको पता है ना, मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि इसमें झुक करके बैठ के सलाम करना और इसमें जो भी एम्परर होता था उसके कदमों को चूमना होता था। ठीक है, तो इसको समाप्त करके चाहर तस्लीम स्टार्ट की थी, तो इसका आंसर है शाहजहां। निम्नलिखित को क्रम से लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, अफजल खान एपिसोड या फिर कोरोनेशन ऑफ द शिवाजी एंड द टाइटल ऑफ छत्रपति। पुरंदर की संधि ये कब हुई है? ये हुई है 1665 में। अफजल खान का जो प्रकरण है, अफजल खान एपिसोड, ये हुआ है 1649 में। और मिस्र खान वाला है जो, ये आपका हुआ है 1663 में। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक है और छत्रपति की उपाधि है जो, ये डेट भी याद रख लीजिए, कभी कभी यूपी में इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं, 14 जून 1674। तो देखिए 1659, 1665, 63 और 74, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी 2314। निम्नलिखित संधियों को अब क्रम से लगाते हैं। मुंशी शिवगांव की संधि, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं मूंगी भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं मुंशी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ही चल रहा है। मुंशी शिवगांव की संधि ये कब हुई है? ये हुई है आपकी 1728 में। उसके बाद देखिए वरना की संधि ये कब हुई है? ये हुई है 1731 में। दुरई सराय की संधि ये हुई है 1738 में। और आपकी बसीन की संधि ये 1739 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ए। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किससे संबंधित है? जॉन शोर, कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है तो जॉन शोर और कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, और रीड एंड मुनरो किससे रिलेटेड है? रैयतवाड़ी से। तो 1 और 4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। द वुड्स डिस्पैच इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड्स डिस्पैच में व्यवस्था की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गवर्नमेंट लेवल वुमेन्स एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द वुड्स डिस्पैच। प्राथमिक शिक्षा को हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन वर एडेड इन हंटर कमीशन रिपोर्ट। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के बारे में जोर दिया गया था, महिला की शिक्षा में पहली बार वुड्स डिस्पैच में बताया गया, और वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये क्वेश्चन देखिए, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना की व्यवस्था कालक्रम के अनुसार करें। ये अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो शायद अब तक उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि पूरा सीक्वेंस मैंने वहाँ पे बताया था। तो फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कोडप्पा है, फिर विंध्यास है, विंध्यास के बाद फिर गोंडवाना है, गोंडवाना के बाद फिर डेक्कन ट्रैप है ना। तो ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये सीक्वेंस लगाने को आ जाता है। हमारा मकसद है यहाँ पर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाए। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया या आपको नहीं है इसके बारे में जानकारी, तो वो आप चैप्टर खोल करके एक बार देखेंगे तो उससे क्या आपको देखिए, एक तो टोपोग्राफी का आइडिया लग जाएगा, सॉइल का आइडिया लग जाएगा, माउंटेन स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा, रॉक सिस्टम का पता चल जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी कुछ हेल्प करती हैं अगर आपको बेसिक्स पता है। तो ये कहते हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को इट्स लाइक बना दिया कि वो क्वेश्चन को तोड़ पा रहे हैं अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन से, तो हमारा मकसद वहाँ पे पूरा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर है 1 2 3 4 ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोबर का जियोसिक्लाइन थ्योरी हिमालय के विकास का वर्णन करता है। बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट ऑफ हिमालय के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ हिमालय के बारे में जियोसिक्लाइन थ्योरी बड़ी फेमस है। हैरीहास प्लेट टेक्टोनिक वाले हिमालय से बनने के बारे में सबसे स्वीकार्य सिद्धांत माना जाता है ना। हैरीहास ने जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी की, तभी पता चला कि रियल प्रोसेस क्या है माउंटेन बिल्डिंग का, है ना। कॉन्टिनेंटल जब आपस में टकराते हैं तो माउंटेन बिल्डिंग होती है। ये वाला सारा कुछ ये हैरीहास से रिलेटेड हो जाता है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। तो क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हिमालय से रिलेटेड नहीं है। भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार में, दमन एंड दीव में, राजस्थान का मैदान या छोटा नागपुर प्लेट्यू। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, सदाबहार वनों की बात कर रहा है। तो देखिए कौन सा है सदाबहार वन? मोस्टली कहाँ? वेस्टर्न घाट में और अंडमान में। तो ये यहाँ पर अंडमान इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जगहों पर मिलते हैं, मतलब मेनली यही दो जगह हैं जो फोकस्ड रहती हैं हमेशा। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम विस्तार है? मैक्सिमम स्ट्रेच के बारे में पूछ रहा है हिमालय के, है ना।
पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शायद ये आरओ की सीरीज में डिस्कस नहीं हुआ है, ये शायद बीपीएससी में हुआ है। तो एक बार फिर से कर ले। देखिए, इंदस से लेकर सतलज तक ये जो स्ट्रेच है इसको हम बोलते हैं पंजाब वाला, पंजाब हिमालयास। और ये स्ट्रेच कितना है? ये है आपका 560 किलोमीटर का। उसके बाद आप दूसरा सतलज से लेके आपकी काली तक, ये है आपका कुमाऊं, और ये स्ट्रेच कितना है? 320 किलोमीटर का। उसके बाद आप काली से ले लीजिए कहाँ तक? ये ले लीजिए आप तीस्ता तक, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेपाल हिमालयास। और इसका स्ट्रेच कितना है? इसका स्ट्रेच है 800 किलोमीटर का। वहीं लास्ट वाला जो तीस्ता से आपका ब्रह्मपुत्र तक ले लीजिए, ये वाला जो स्ट्रेच है ये आपका है 720 किलोमीटर का स्ट्रेच, और इसका नाम क्या है? असम हिमालयास। ठीक है, अब देख लीजिए, आप यहाँ पे छांट लीजिए, सबसे ज़्यादा किसका है? नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालयास। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड का है? तो देखिए, बारालाचला कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। किस जगह पे? जस्कर रेंजेस में। उसके बाद शिपकिला, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे? जहाँ से सतलज इंडिया में एंटर करती है ना, ये वही शिपकिला वो दर्रा है। उसके बाद नीतीला और मानाला, ये दोनों ही उत्तराखंड के हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4 डी। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ज्वालामुखीय क्षेत्र है? ये पिछले में मैंने डिस्कस किया है ना, अब तक आप लोग लगा चुके होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। इसका आंसर मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा सर्कम पैसिफिक बेल्ट में 2/3 एरिया कवर करता है ना। और कहाँ कहाँ ये किस किस प्लेट से टकराने पर होता है? पैसिफिक प्लेट और एशियन प्लेट, सॉरी एशियाटिक प्लेट, और तीसरा अमेरिकन प्लेट। और उसके अलावा ये वाला है जो, ये किससे होता है? ये होता है आपका यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट से। तो अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये मैक्सिमम है, 2/3 एरिया कवर करते हुए सर्कम पैसिफिक बेल्ट में। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एक्टिव वोल्केनोस के बारे में बात कर रही है? तो म्यांमार वाला है जो पोपा इन म्यांमार, ये, और एंडीज इन अकांकागुआ, ये अकांकागुआ वाला, ये दोनों ही डेड हैं। डेड यानी एक्सटिंक्ट कह सकते हैं आप इसको। ये कौन से होते हैं? डेड और एक्सटिंक्ट, जिनमें कई सालों से कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई है और आगे होने की संभावना भी नहीं है। उसके अलावा इटली वाला है, ये डोरमेंट है। और इक्वाडोर है जो कोटोपैक्सी का, ये आपका सक्रिय है। ठीक है, यानी एक्टिव वोल्केनो है। पहाड़ से मैदान तक निम्नलिखित व्यवस्था करें: बाबर, तराई, बांगर या खादर। ठीक है, तो जब पहाड़ से हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले बाबर क्षेत्र मिलता है, फिर तराई वाला मिलता है ना, ये काफ़ी पोरोसिटी वाला जो एरिया होता है। ठीक है, काफ़ी दलदली क्षेत्र कह सकते हैं ना, ये मिलता है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए बांगर, इनको आप ऐसे समझिए कि नदी आई तो अवसाद अपने साथ लेकर के आती है थोड़े थोड़े। ठीक है, तो यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, और पुराना वाला है वो दूर जाता रहता है ना। तो जो दूर का ओल्ड एलुवियम है ये हो गया आपका बांगर, और जो न्यू एलुवियम है ये हो गया आपका खादर, जो इसके आसपास रहता है, ये खादर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: द हैंगिंग कॉलम इज नोन एज स्टैलेक्साइट, और द कैल्केरियस कॉलम ऑफ द स्टोन ग्रोइंग अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर, उसको क्या कहेंगे? स्टैलेगमाइट। ऊपर से नीचे जो लटका हुआ है उसको क्या कहेंगे? स्टैलेक्साइट्स, एकदम सही। और फर्श से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है जो, उसको क्या कहेंगे? स्टैलेगमाइट। ये भी एकदम सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है। इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। मान लीजिए एक लाइमस्टोन की एक चट्टान है, ठीक है, ऐसी चट्टान मान लीजिए, इस तरह ये पूरी भरी हुई एक चट्टान है। ठीक है, अब ऊपर क्या, ग्राउंड वाटर इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एक्शंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ये आप भी समझ रहे हैं ना, चूना पत्थर है, घुल जाएगा, छेद हो जाएंगे छोटे छोटे। और वही जो छेद होंगे वो धीमे धीमे, इनको क्या कहते हैं? छेदों को सिंक होल्स। सिंक होल्स कभी कभी पूछ ले कि ये क्या होता है, सिंक होल्स क्या होते हैं। तो ये हाइड्रोलिक एक्शन से जो लाइमस्टोन की चट्टान पे छेद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, डीप हो जाते हैं, बड़े क्या, गहरे हो जाते हैं, ये कहना चाहिए। ठीक है, तो जब गहरे हो जाएंगे तो इनका नाम हो जाता है सॉल्यूशन होल। अब देखिए आप, अब ये हो गए गहरे, अब ये इनको मान लीजिए कि और चौड़े हो गए, गहरे और चौड़े हो गए, तो इनका नाम हो जाता है डोलाइंस। और जब ये कई सारी डोलाइंस इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर, तो क्या नाम हो जाता है इनका? वाला, वाला। अब आप ये बात समझिए कि यहाँ से पानी टपकेगा,
तो ये वाली जो संरचना है जो ये इस तरह की है, ये क्या है, यहाँ से कटने लगेगी और कटने कटते 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 इस तरह का कॉनिकल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, नीचे लटका हुआ सा ऊपर से नीचे की ओर। और यहाँ से पानी और ये जो इनका लाइमस्टोन है ये पार्ट यहाँ पर टपक भी रहा है इस जगह पर, यहाँ इकट्ठा हो रहेगा, इकट्ठा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा ना। तो ये भी यहाँ पर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर ले लेगा नीचे से। तो जो ऊपर से लटका हुआ है इसको तो हम कहेंगे स्टेलेक्साइट, साइट से याद रखिएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला माइट, स्टेलेगमाइट हो गया नीचे वाला, नीचे से ग्राउंड से जो ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कास्ट हो गया। अब क्या होगा आप समझिए, इसमें धीमे धीमे पानी क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में, इकट्ठा होता जाएगा इकट्ठा होता जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो ये एक खंबे जैसे बन जाएंगे, पिलर की फॉर्म ले लेंगे, है ना, इनको बोलते हैं पिलर। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, ये एक पिलर बन गया। ठीक है, इसको पिलर बोलेंगे। जैसे कभी हम घूमने जाते हैं तो देखते होंगे ना, जैसे चित्रकूट में एक गुप्त गोदावरी करके गुफा है, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर एक चट्टान लटकी हुई है ना, ना वो गिर रही है ना वो, और वो डंडे से हिलाने पे हिलती भी है ना। तो बोलते हैं कि ये खटखटा चोर है जो आया था और लक्ष्मण जी ने इसको अपने बाल से बांध रखा है ना। तो ये लाइमस्टोन रॉक है या नहीं है, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं ना इस तरह के कि हो सकता है कि कोई जड़ रही हो पेड़ की, वो इसके अंदर समा गई हो, मतलब जिसकी वजह से वो जड़ पे लटका हुआ है ना। और ये यहाँ ऊपर से स्टेलेक्साइट जो ऊपर से लटकी वाली है वो गिर नहीं पाई नीचे, वो नीचे ही ऐसी लटकी हुई है, तो अंदाज लगाया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स हमें लाइव एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एंटार्क्टिका? तो इसका आंसर है यूरोप। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? Governor should be the outsider of the state and the appointment of the governor is done after the consultation of chief minister. संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है? राज्यपाल को राज्य का बाहरी व्यक्ति होना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद की जाती है। एज ऑफ द गवर्नर शुड बी 35 years एंड ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर इज मेंशन्ड इन। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद ग्रहण करेंगे। किस आर्टिकल में लिखी है ये बात? ये लिखी है आर्टिकल 164। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ बताया था मैंने आपको शुरू में कि लगभग आपको 100 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं जो वो याद कर लीजिए, पार्ट्स याद कर लीजिए। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत, ठीक है, नॉमिनेटेड वाले पूछ रहा है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल? 1/12 मेंबर, 1/6 मेंबर, 5/6 मेंबर, 1/3 मेंबर। तो देखिए ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, वहाँ पर 1/3 मेंबर्स तो लोकल बॉडीज के द्वारा होते हैं, मतलब ग्राम परिषद, ग्राम समिति, म्यूनसिपैलिटी, ये सब लोग सेलेक्ट करते हैं वो 1/3 मेंबर। उसके अलावा बचे हुए जो 1/3 हैं उनको एमएलए सेलेक्ट करते हैं, है ना। उसके अलावा 1/6 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। कहाँ से नॉमिनेट करता है? 1/6 मेंबर्स ये करता है आपके लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, सोशल साइंस से, है ना। ये वाले जिन जिन लोगों को इन फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। कोऑपरेटिव एक और फील्ड होता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। उसके अलावा 1/12 मेंबर हैं जो ये आपके ग्रेजुएट्स, जो कि 3 साल से ग्रेजुएट्स हैं, उनके थ्रू होता है। उसके अलावा 1/12 हैं जो ये टीचर्स से, समझ गए। तो यहाँ पे क्या पूछा था? गवर्नर वाला, नॉमिनेशन वाला, है ना। तो 1/6 बी आंसर। हाई कोर्ट के प्रावधान किस आर्टिकल में दिखे हैं बताइए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड विद द हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? होता क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? अपने को पता है ना कि कोई भी जो एक्ट या कोई भी प्रोविजन है जो है ना हाई कोर्ट का, वो फ्यूचर में यूज हो सकता है, तो इसलिए उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली बात। तो वो कहाँ पर लिखी हुई है? वो लिखी है आपके आर्टिकल 129 में। और आपका हाई कोर्ट है जो, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 215 में। तो आंसर हो जाएगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम न्यायालय। इट शैल बी अ मोबाइल कोर्ट and shall exercise the power of both criminal
एंड द सिविल कोड। ग्राम न्यायालय के बारे में कथनों पर विचार करिए। यह एक मोबाइल कोर्ट होता है। मोबाइल कोर्ट का मतलब समझ रहे हैं आप कि आज यहाँ है, कल मूव करके जो दूसरी जगह जा सकता है ना, कोई स्टेबल नहीं है कि एक जगह की जगह पे लगा करता है। कुछ मेंबर्स आते हैं और इसका निपटारा करते हैं और फिर दूसरी जगह पे जा सकते हैं वो। ये मोबाइल कोर्ट का मतलब हो गया। तो यह एक मोबाइल कोर्ट होगा और आपराधिक और सिविल कोर्ट दोनों ही शक्तियों का उपयोग करेगा। एकदम सही बात है। आरोपी व्यक्ति है जो ये प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दायर कर सकता है। A person accused of an offense may file up application for plea bargaining। ठीक है, जिसको लग रहा है कि भाई मेरे साथ सही नहीं हुआ ग्राम न्यायालय में, तो वह हायर कोर्ट की ओर जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स गॉट द नोबेल प्राइज? अमर्त्य सेन, वी.एस. नैपॉल, रविंद्रनाथ टैगोर। इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार कभी ना कभी मिले हैं। अमर्त्य सेन को कब मिला था? इनको मिला था 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। और वी.एस. नैपॉल को कब मिला? 2001 में। टैगोर को मिला था 1913 में। तो ये तीनों को ही मिले, तो आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? हर्ष चावला, वर्ष चावला, अयान चावला या समर्थ चावला? तो डायरेक्ट फैक्ट है, हर्षा चावला। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ monetary measures to control inflation? Credit control, demonetization of currency, issue of new currency, increase in direct tax। ऋण नियंत्रण, मुद्रा का विमुद्रीकरण, नई मुद्रा जारी करना या प्रत्यक्ष कर में वृद्धि। ये देखिए, प्रत्यक्ष कर में जो वृद्धि है ये आपका फिस्कल मेजर है। फिस्कल का मतलब राजकोषीय। उसके अलावा ये जो तीनों हैं ये मौद्रिक उपाय हैं, मॉनेटरी मेजर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का हिस्सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी। तो देखिए, राजस्व व्यय के बारे में बात करें तो ये दोनों ही राजस्व व्यय का हिस्सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो दोनों ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपको मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि राजस्व व्यय और दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनको कमेंट्स में आप पोस्ट करेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी के रूप में जाना जाता है, स्टडी ऑफ फिशेस, इक्थियोलॉजी। और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के रूप में जाना जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। दोनों ही बातें सही हैं। आंसर इज बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक अनुपस्थित है, बिल्कुल सही। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन खंडन या नवोदित द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो फिशन या बडिंग के द्वारा होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर जो सेल डिवीजन है ये आपका मिटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। मिटोसिस और मियोसिस के समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में सही है। तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 and 3। जब महिला के पास एकल लिंग गुणसूत्र होता है तो इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स या एक्स्ट्रा वाई आ जाता है। और यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम है वो जिसकी इस क्वेश्चन में बात की गई है, ठीक है, जिसमें एक गुणसूत्र एब्सेंट होता है, ठीक है, या तो ये वाला या तो ये, किसमें? महिला में, क्योंकि महिला को पता है हमें कि एक्स एक्स होते हैं, तो एक ये वाला एक्स या तो ये वाला एक्स, दोनों में से एक गायब हो जाता है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम कौन सा होता है? जब क्रोमोसोम नंबर 21 में चेंजेस आ जाते हैं। और पटाऊ कौन सा होता है? जब क्रोमोसोम नंबर 13 में चेंजेस हो जाते हैं। आगे कुछ और भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप एक बार जरूर खोल के देख लीजिएगा इस चैप्टर को, इस पार्ट को। 4-5 हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिए। उसके अलावा यहीं पर इसी जगह पे साथ में आपको वो बीमारियां मिल जाएंगी जो अनुवांशिक होती हैं, उनको भी एक बार देख लीजिए, है ना। हीमोफीलिया हो गया, आपका फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारा आप देख लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग का उदाहरण है? फ्लिपर ऑफ वेल्स, वेल का फ्लिपर, तितली का पंख, चमगादड़ या पक्षी। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका क्या है कि यूज की वजह से, वेरियस यूज की वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इनका जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है।
तो उन चीज़ों को हम होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेल्स का फ्लिपर। निम्नलिखित को मिलाएं: फूड, सैगो, वुड, पाइन, टेनिन, इंक, रेसिन, वार्निश। तो देखिए, फूड, सैगो एकदम सही, वुड, पाइन, देवदार ये भी सही, टेनिन, इंक और रेसिन, वार्निश। सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। गामा रेस, एक्स रेस, रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड, इनको मैच करिए आप। जो गामा रेज हैं वो हेनरी बेक्यूरेल, एक्स रेज हैं जो वो डब्ल्यू रॉन्गटन, रेडियो वेव्स मार्कोनी और इंफ्रारेड हार्शल। तो आंसर हो जाएगा ए, ए बी सी डी। ये प्रज्ञाती तरंग है जो वो सुपरसोनिक गति के साथ चलती हैं, जो कि 5 मैक संख्या से अधिक है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि सुपरसोनिक जो स्पीड है वो 5 मैक नंबर से ज़्यादा होती है, मतलब ग्रेटर देन 5 होती है, ये कह रहा है ये। शॉक वेव्स मूव्स विद द सुपरसोनिक स्पीड विच इज़ ग्रेटर देन 5 मैक नंबर। देखिए सर, जो सबसोनिक होती है वो होती है आपकी 1 से कम, सुपरसोनिक है वो हो जाती है आपकी 1 से ज़्यादा, और जो आपकी हाइपरसोनिक है वो हो जाती है 5 से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हाइपरसोनिक वर्ड के बारे में डिफाइन कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा, प्रज्ञाती तरंग में बड़ी ऊर्जा होती है और खिड़की के शीशे दरार पड़ जाती है। शॉक वेव्स कैरीज ह्यूज एनर्जी एंड मे इवन क्रैक द विंडो पेन्स, इवन डैमेज द बिल्डिंग। ये वाला पार्ट कन्वर्ट नहीं हो पाया है इसमें, बट कोई बात नहीं, समझ तो रही हैं आप कि ये बड़ी खतरनाक होती है, इतनी एनर्जी होती है कि ये खिड़की, दरवाजे वगैरह और बिल्डिंग में भी दरार डाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसीलिए इनका नाम ही प्रज्ञाती तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत, दूसरा सही, बी। एकमात्र घटना है जो साबित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, द ओनली फिनोमेना विच प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ये कौन सी घटना? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग या डिस्पर्शन। तो इसका आंसर है पोलराइजेशन। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए एटम। ठीक है, निम्नलिखित की व्यवस्था किसी परमाणु की उनके परमाणु त्रिज्या के अनुसार करें। तो वंडरवॉल्स त्रिज्या, मेटेलिक रेडियाई धात्विक रेडियाई, सहसंयोजक त्रिज्या कोवलेंट रेडियाई। तो ये तीनों लाइन से ही अरेंज्ड हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिजली और ऊष्मा का बुरा संवाहक है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बिल्कुल सही। इसकी स्तरित संरचना, डायमंड के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, हीरे के बारे में बात चल रही है ना। स्तरित संरचना कमजोर वंडरवॉल के बल द्वारा संगठित की जाती है। नहीं सर, ये ग्रेफाइट के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 1। उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? विशंबर दयाल, शंकर दयाल, पुरुषोत्तम दास टंडन या सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विशंबर दयाल। निम्नलिखित को सुमेलित करें। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, बांदा है जो वो आपका केन नदी के तट पर है, और हमीरपुर है जो वो आपका बेतवा नदी के तट पर है। तो ये सारे ही सही हैं, ए बी सी डी। निम्नलिखित में से कौन किराना घराना से संबंधित है? बिंदादीन, उदय सिंह, शंभू महाराज या भीमसेन जोशी। तो सर किराना घराना वाले कौन है? भीमसेन जोशी। बाकी तीनों किस घराने से हैं? एक ही घराना है कोई जिनसे ये तीनों हैं, ये आप मुझे कमेंट से बताइए। दादरी पशु मेला बलिया, सही है। बटेश्वर पशु मेला आगरा, ये भी सही है। और नौचंदी का है जो वो मेरठ, ये भी सही है। गढ़मुक्तेश्वर का हापुड़, ये भी सही है। तो आंसर इज 1 2 3 4, ए आंसर। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या जौनपुर में? तो एकदम फैक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो इसका आंसर है लखनऊ। देश की पहली एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल कौन सी है? मिशन शक्ति, मिशन अग्नि, मिशन पृथ्वी या मिशन नाग? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिशन शक्ति। और इंडिया चौथा नेशन बन गया है जिसके पास आउटर स्पेस को डिफेंड करने की कैपेसिटी हो गई है मिशन शक्ति ए सेट एंटी सेट मिसाइल के बाद। थावस्मी, जीवन और कौशल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। थावस्मी, लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। तो देखिए ये लाइफ एंड स्किल है जो, ये इसका हिंदी में कन्वर्जन हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर भी लाइफ एंड स्किल ही अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग करेंगे, लाइफ एंड स्किल। तो थावस्मी
लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रल्लाबंदी श्रीराम चक्रधर और अमरा शारदा दीप्ति, उसके बाद शशि थरूर, अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, टी.ए. सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, रालाबंदी श्रीराम चक्रधर और अमर शारदा दीप्ति। मुंबई इंडियंस ने ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग IPL जिसको बोलते हैं, उसमें फाइनल में किस टीम को हराया था? 90% लोग इसको अब तक कर चुके होंगे। दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद या किंग्स 11 पंजाब। तो इसका आंसर है दिल्ली कैपिटल्स। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? इन इंडिया व्हेन द नेशनल एजुकेशन डे वाज सेलिब्रेटेड? 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 11 अक्टूबर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 नवंबर। ये अभी रिसेंटली मनाया गया है। नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? गांधी पर एंथोलॉजी, मेले बुझेको गांधी या गांधी जैसा कि मुझे समझ में आया, किस देश द्वारा जारी किया गया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार? इसमें आप आइडिया अगर नहीं भी पता ना तो इसमें कई लोग आइडिया लगा सकते हैं ना, बुझेको से, है ना, बूझे बोलते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेपाल। और ये वो स्लाइड है जिसको आपको पॉज करना है और आपको अपने आंसरों का मिलान करना है और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।